अब जितने भी डायरेक्ट चीज़ें होती हैं इन सबको जोड़कर हमारा बनता है प्राइम कॉस्ट, और जितनी भी इनडायरेक्ट चीज़ें होती हैं उनको जोड़कर हमारा बनता है ओवरहेड। हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीनो क्लासेस। आज एनसीनो क्लासेस में हम आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर जिसका नाम है मटेरियल वो करवाएंगे। इसकी हम सारी क्लासेस सारी वीडियो आपको देंगे, तो हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली जो वीडियो हैं आपको टाइम पे मिल जाएं। आज की क्लास में हम मटेरियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे और ये भी सीखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मटेरियल की वैल्यूएशन करनी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि मटेरियल होता क्या है और इसकी कैलकुलेशन क्यों की जाती है। देखिए, हम ये जानते हैं कि हमारे पास ना कुछ कॉस्ट होती हैं जिनको हम कहते हैं एलिमेंट कॉस्ट। एलिमेंट कॉस्ट के अंदर हमारे पास तीन प्रकार की कॉस्ट आती हैं। फर्स्ट होती है मटेरियल, सेकंड होती है लेबर और थर्ड होती है आपकी एक्सपेंस। मटेरियल के अंदर भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी प्रकार से लेबर के अंदर भी दो प्रकार की लेबर होते हैं, एक होता है डायरेक्ट लेबर और एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंस के अंदर भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब जितने भी डायरेक्ट चीज़ें होती हैं इन सबको जोड़कर हमारा बनता है प्राइम कॉस्ट, और जितनी भी इनडायरेक्ट चीज़ें होती हैं उनको जोड़कर हमारा बनता है ओवरहेड। ठीक है, तो देखिए, जो डायरेक्ट मटेरियल है वो कहीं ना कहीं प्राइम कॉस्ट यानी कि प्राथमिक लागत का हिस्सा है। अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना है तो सबसे जो मेन पॉइंट है वो है मटेरियल। अगर आप मटेरियल की लागत को कम कर देंगे तो डायरेक्टली तरीके से आपका प्रोडक्ट भी, उसकी जो लागत है वो भी कम हो जाएगी और आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें मटेरियल चैप्टर के अंदर डायरेक्ट मटेरियल के बारे में समझना है। ये जो चैप्टर है ना आपका, ये आपको समझाएगा डायरेक्ट मटेरियल के बारे में, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में आपको समझाएगा आपका चैप्टर ओवरहेड। ठीक है, जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल हैं, इनडायरेक्ट लेबर हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे ओवरहेड समझाएगा। अभी हम समझेंगे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल के बारे में। देखिए, हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे कि मटेरियल की कॉस्ट किस प्रकार से कम की जा सकती है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मटेरियल की कॉस्ट कहाँ कहाँ मटेरियल की कॉस्ट लगती है। देखिए, सबसे पहला मटेरियल की जो कॉस्ट लगती है उसको खरीदने में लगती है, यानी कि परचेज कॉस्ट। सबसे पहली कॉस्ट है परचेज कॉस्ट, जो कि मेन इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। सेकंड आती है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए मान के चलिए परचेज कॉस्ट का तो मतलब ये होता है कि आप एक शॉप पे गए, एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गए और इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाकर आपने क्या करा, वहाँ से एक टीवी परचेज करी। तो टीवी मान के चलिए आपकी 10,000 रुपीज़ की थी, तो 10,000 तो क्या हो गया, उसका परचेज कॉस्ट हो गया। मगर आप अपने घर से उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप तक जो गए तो आपका कुछ ना कुछ किराया लगा होगा। एज्यूम करते हैं कि आपका 100 रुपये किराया लग गया, तो एक ऑर्डर करने के लिए आपको कितने रुपए की कॉस्ट लगी, 100 रुपये की। तो उसी को कहते हैं हम ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब थर्ड चीज होती है मेन, जिसको हम कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है कि स्टोरेज कॉस्ट। आप अगर जो भी सामान लेके आओगे, अभी तो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया एक टीवी का, मान के चलिए कि आप खुद ही एक व्यापारी हो टीवी के। ठीक है, आप एक टीवी के व्यापारी हो, टीवी के सेलर हो। आपने होल सेल में टीवी परचेज कर ली, तो आप एक बार में कितनी टीवी परचेज कर सकते हो, आप एक बार में 50 टीवी परचेज कर लोगे, 100 कर लोगे, 150 कर लोगे। जो भी टीवी परचेज करोगे वो आप अपने कंजम्पशन के अनुसार करोगे कि भाई एक वीक में, एक दिन में, एक मंथ में आपकी इतनी टीवी सेल हो जाती है।
तो देखिए यहाँ पर आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप एक बार में 1000 टीवी परचेज कर लें। आप जानते हैं कि एक मंथ में आपके 100 टीवी सेल होते हैं, तो आप कभी भी 1000 टीवी को परचेज करोगे? नहीं करोगे। अगर आप परचेज भी करोगे तो सबसे पहली चीज़, उसको स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक गोडाउन चाहिए, ठीक है। उसको स्टोर करने के लिए गोडाउन चाहिए, तो गोडाउन में क्या लग जाएगा? आपका रेंट लग जाएगा, जो भी चीज़ है। और दूसरा, जब आप 1000 टीवी परचेज करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी लगेगी, आपका जो पैसा है वो भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मटेरियल की कॉस्ट को पता करने के लिए हमें फोकस देना पड़ता है उसकी परचेज कॉस्ट पर, कि कैसे भी करके हमें ऐसी जगह से सामान खरीदना है, ऐसी जगह से रॉ मटेरियल खरीदना है जहाँ पर परचेज कॉस्ट क्या हो? कम हो। दूसरा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी कि हमें मिनिमम ऑर्डर, कम से कम मिनिमम ऑर्डर करने पड़ेंगे, यानी कि मिनिमम ऑर्डर अगर आप करते हो तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगेगी, क्योंकि आपको बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बार बार नहीं जाओगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी नहीं लगेगी। और कितनी क्वांटिटी में हम सामान को परचेज़ करें कि हमारा स्टोरेज का भी खर्चा क्या हो? मिनिमम हो। यानी कि हम सिंपली ये बात है कि हम ये चाहते हैं कि मटेरियल के साथ जुड़ी जुड़ी जितनी भी कॉस्ट हैं वो सारी की सारी हमारी क्या हो? मिनिमम हो। तभी जाकर हमारी जो मटेरियल कॉस्ट है वो भी क्या होगी? मिनिमम कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ने हमें एक ऐसा पॉइंट दे रखा है जहाँ पर आप परचेज करोगे तो आपकी ये सारी की सारी कॉस्ट क्या होंगी? मिनिमम होगी, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए, देखिए जिस पॉइंट की हम बात करने वाले हैं वो उस फैक्टर को निकालने के लिए आपकी कुछ चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ पहले ही कि जो ऑर्डर क्वांटिटी है, जितनी भी ऑर्डर क्वांटिटी आप परचेज़ करना चाहते हो, जितनी भी ऑर्डर क्वांटिटी आप परचेज़ करना चाहते हो, उसको निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है जो हम बताएंगे, जिसका नाम होता है EOQ। इसे कहते हैं हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए, इकोनॉमिक का मतलब होता है सबसे ज़्यादा चीपेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा मिनिमम, ठीक है। और एक होता है आपका टेबुलर मेथड। फर्स्ट मेथड इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड सेकंड मेथड इज टेबुलर मेथड। इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो मेथड है, इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। इसकी क्या रिस्ट्रिक्शन है? इसकी ये रिस्ट्रिक्शन है कि इसमें परचेज प्राइस फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा मतलब इसमें कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं होगा। इसमें लिख देते हैं हम, नो डिस्काउंट अलाउड। मीन्स आप अगर एक क्वांटिटी खरीदोगे तब भी आपको वो 25 रुपये की पड़ेगी, अगर मान के चलिए वो 25 रुपये की है। अगर आप 2 क्वांटिटी खरीदते हैं तब भी वो 25 रुपये की पड़ेगी, और अगर आप 10 क्वांटिटी खरीदते हैं तब भी वो आपको 25 रुपये की मिलेगी। अगर ऐसा कांस्टेंट प्राइस रहता है तभी आप यहाँ पर EOQ का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला लगाने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितनी मिनिमम क्वांटिटी खरीदनी है एक बार में। बट टेबुलर मेथड में हमें डिस्काउंट अलाउड दिया होता है। मतलब अगर आपको डिस्काउंट अलाउड दे रखा हो तो आप EOQ का यूज़ नहीं कर सकते, आपको फिर टेबुलर मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। EOQ सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है जब आपके पास कोई डिस्काउंट ना दिया हो, ठीक है। EOQ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसलिए इसमें कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं। चलिए समझते हैं हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है और किस प्रकार से ये वर्क करता है। देखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको ये बताता है कि आपको जितना भी कंजम्पशन करना था उसके हिसाब से पर ऑर्डर कितने करने चाहिए। यानी कि एज्यूम करते हैं कि
एक फैमिली है और एक फैमिली, जो वो फैमिली है वो फुल ईयर में, पूरे साल में कुछ किलो शुगर का कंजम्पशन करती है, यानी कि मान के चलते हैं कि 20 या 50 किलो शुगर वो एक ईयर में कंज्यूम करती है। तो भाई एक ईयर में एनुअली कंजम्पशन उनका कितना होता है, 50 किलो चीनी का कंजम्पशन होता है। तो एक बात बताइए कि आप ये 50 किलो चीनी पहले ही दिन लेके आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि 50 किलो चीनी अगर आप एक दिन में ले आएंगे तो उसको स्टोर कहाँ करेंगे? सबसे पहली चीज़ ये स्टोरेज की, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका इन्वेस्टमेंट का खर्चा हो जाएगा, पैसा ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको ये बताता है कि आप मंथली या आप पर ऑर्डर कितनी क्वांटिटी का करें, पर ऑर्डर आप कितनी क्वांटिटी का करें कि आपकी ये सारी कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये वर्क करता है। तो यहाँ पर हमारे पास EOQ का एक फॉर्मूला होता है, तो ये हमें बता देता है कि आपको कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए पर ऑर्डर पे। इस फॉर्मूले के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट इज एनुअल डिमांड, सेकंड इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्योंकि हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट ही तो मिनिमम करनी है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो पता करनी चाहिए। थर्ड इज कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले हमें पता करना है एनुअल कॉस्ट यानी कि एनुअल डिमांड, सॉरी, दूसरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीसरी कैरिंग कॉस्ट। अगर ये तीन चीज़ें आपको पता चल जाएंगी तो आप यहाँ पर EOQ को निकाल सकते हैं। एनुअल कॉस्ट को, एनुअल डिमांड को हम A से डिनोट करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट को O से और कैरिंग कॉस्ट को C से। अब यहाँ पर आपका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जो होता है √2AO अपॉन C। 2AO अपॉन C, A मीन्स एनुअल डिमांड, O मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट, C मीन्स कैरिंग कॉस्ट। तो ये आपका फॉर्मूला है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप पर ऑर्डर कितना करें। एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँगा आपको, नोट है ये, आप नोट जरूर करना कि जब आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अनुसार क्वांटिटी परचेज करते हैं, पर ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ पर आपका जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती है वो बराबर होती है टोटल कैरिंग कॉस्ट की। ये मेन पॉइंट है, इसे ध्यान रखना आप, कि जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है वो टोटल कैरिंग कॉस्ट के क्या होती है, इक्वल होती है। कब? जब आप EOQ से क्वांटिटी को परचेज करते हैं, ठीक है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट होती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर, इसे हम बताते हैं यहाँ पर। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर करने की कॉस्ट। तो ऑर्डर करने की कॉस्ट कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑर्डर कहाँ से पता चलेगा आपको? नंबर ऑफ ऑर्डर पता चलेगा आपका एनुअल डिमांड जो भी होगा, एनुअल डिमांड को आप डिवाइड कर देंगे ऑर्डर साइज से, यानी कि EOQ से। EOQ को क्या कहते हैं हम? ऑर्डर साइज, कि एक बार में हमने कितने साइज का ऑर्डर किया। तो एनुअल डिमांड को आप EOQ से डिवाइड कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर से निकलाएंगे, और नंबर ऑफ ऑर्डर को आप अगर कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल आएगा। सेकंड है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है एवरेज ऑफ ऑर्डर साइज, एवरेज ऑफ ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट।
या ऐसे लिख सकते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब एवरेज ऑफ ऑर्डर साइज का मतलब हो गया कि ई ओ क्यू का हाफ मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट। अब यहाँ ध्यान रखना आप, ऑर्डर साइज का मतलब हमेशा ई ओ क्यू नहीं होता। ऑर्डर साइज का मतलब होता है कि आपने एक बार में कितनी क्वांटिटी परचेज की है। अब वो ऑर्डर साइज आप ई ओ क्यू के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो और ई ओ क्यू के हट के भी कर सकते हो। यानी कि मान के चलिए कि 1 2 3 हमें 3 यूनिट परचेज करनी है, या एज्यूम करिए हमें कुछ यूनिट परचेज करनी है, तो हमने एक डिसाइड किया कि हम एक ऑर्डर करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 2 ऑर्डर करेंगे, कुछ कहते हैं नहीं 3 ऑर्डर करेंगे। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो कहता है कि भाई आप 2 परचेज करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। बट जो परचेज कर रहा है परचेजर, वो कुछ भी कर सकता है, वो 1 यूनिट भी परचेज कर सकता है, वो 3 यूनिट भी परचेज कर सकता है, यानी 3 ऑर्डर भी दे सकता है और 1 ऑर्डर भी दे सकता है। ठीक है, बट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि आप सही सही ऑर्डर दीजिए। तो ऑर्डर साइज आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी हो सकता है और उससे उससे अलग भी हो सकता है। ठीक है, अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको और बेटर तब समझ में आएगा जब आप एक एग्जांपल समझेंगे। तो चलिए समझते हैं एक एग्जांपल। देखिए मानिए कि आपके पास एक फैक्ट्री है, उसकी जो मंथली डिमांड दे रखी है कि मंथली वो कितना कंज्यूम करती है, तो मंथली डिमांड हमें दे रखी है 4000 यूनिट्स। ठीक है, ये है आपकी मंथली डिमांड। एक यूनिट की जो परचेज कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट आपको दे रखी है 20 रुपीज़। अब आप बोलोगे कि परचेज कॉस्ट की क्या ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है परचेज कॉस्ट की, आप पूरा क्वेश्चन समझें। नेक्स्ट आपको दे रखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट एज्यूम करते हैं हम 120 रुपये की है पर ऑर्डर। और फिर है आपकी कैरिंग कॉस्ट। देखिए कैरिंग कॉस्ट को वो कई प्रकार के नामों से जानेगा, यानी कि होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, ये सभी नाम से वो आपसे पूछ सकता है। अब ध्यान ये रखना है कि कैरिंग कॉस्ट में एक चीज़ और इंक्लूड होती है जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारा पैसा लगा होता है, तो उस पैसे की जो कॉस्ट होती है उसको भी हम कैरिंग कॉस्ट में जोड़ के चलते हैं। बट अगर क्वेश्चन में आता है, इन फ्यूचर किसी भी क्वेश्चन में आता है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। कैरिंग कॉस्ट हम एज्यूम करते हैं कि 10% दे रखी है और यहाँ पर 10% ही लिखा होता है और आगे कुछ भी नहीं लिखा होता। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये 10% किसका निकालना है, क्या ये 10% 20 रुपये का निकालना है या 10% 120 रुपये का निकालना है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैरिंग कॉस्ट पे या किसी भी कॉस्ट पे, चाहे ऑर्डरिंग कॉस्ट हो, चाहे कैरिंग कॉस्ट हो, चाहे किसी पे भी हो, अगर आपको परसेंटेज दे रखी हो तो आप परसेंटेज को अप्लाई करोगे ऑन परचेज कॉस्ट। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखें कि कभी भी परसेंटेज दे रखी हो ईओ क्यू वाले क्वेश्चंस में, वो परसेंटेज हमें हमेशा निकलती है परचेज कॉस्ट पे, यानी कि 20 रुपये पर निकलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10% ऑफ 20, यानी कि 2 रुपये की आपकी कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि 4000 यूनिट्स आप परचेज करते हो, मंथली डिमांड है आपकी मंथली, बट हमें तो क्या चाहिए था, एनुअल डिमांड। तो हम क्या करेंगे कि 4000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, यानी कि अगर आपको वीकली दे रखा है तो आप 52 से मल्टीप्लाई करेंगे, मंथली दे रखा है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वार्टरली दे रखा है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ एनुअली दे रखा है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप ध्यान रखना कि आपको चाहिए क्या, एनुअल डिमांड। तो ये क्या हो गया, 48,000। तो 48,000 यूनिट्स का आप कंजम्पशन करते हो मंथली, और सॉरी ईयरली। अब आप देखिए कि फॉर्मूला किस प्रकार से वर्क करता है और किस प्रकार से निकाल के दिखाएगा कि एक ऑर्डर साइज से आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा तो फॉर्मूला क्या था, √2AO/C। तो √2A क्या है हमारे पास,
48,000। ओ है हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट थी 120 और कैरिंग कॉस्ट थी हमारी 2। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब तो आपके पास कैलकुलेटर भी होगा, तो कैलकुलेट करके आप नॉर्मली तरीके से निकाल सकते हैं। ये आपका आएगा 57640, यानी कि 57,60,000। अगर आप इसका रूट करेंगे तो आपका निकल के आएगा ये 2400, यानी कि पर ऑर्डर आपका कितना होना चाहिए, 2400 यूनिट का पर ऑर्डर अगर होगा तो आपकी ये जो कॉस्ट है ये हमेशा मिनिमम ही होगी। ठीक है, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम इसे वेरीफाई भी करके दिखा सकते। देखिए हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि क्या सही में ऑर्डर साइज़ अगर आप EOQ लेते हो तो वो आपका मिनिमम कॉस्ट होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 3 ऑर्डर लेने पड़ेंगे। एक लेते हैं हम ऑर्डर साइज़, जो भी हमारी EOQ आई थी, हमारा EOQ आया था 2400 यूनिट का। तो एक हम कम लेते हैं यानी कि 2399 यूनिट, और एक ज़्यादा लेते हैं यानी कि 2401 यूनिट। यानी कि हमारे जो ऑर्डर साइज़ हैं, हमने 3 ऑर्डर साइज़ बना दिए, 1 यूनिट कम और 1 यूनिट ज़्यादा। जैसे कि हमने कहा था कि अगर एक भी यूनिट अगर कम लेते हो आप तब भी कॉस्ट जो होगी ज़्यादा होगी, और एक भी यूनिट आप ज़्यादा लेते हो तब भी कॉस्ट आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कॉस्ट का कैसे पता चलता है, जैसे कि हमने बताया था कि कॉस्ट का पता करने के लिए आपको पता करना होगा परचेज कॉस्ट। सबसे पहले आपने ख़रीदा कितने में वो, ठीक है। सेकंड फिर आपको पता करना होगा उसकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, कि उसमें टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लगी आपकी। देन फिर आपको पता करना होगा कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। देखिए मैंने टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला अभी अभी आपको लिखवा दिया था। ठीक है, परचेज कॉस्ट यानी कि हम एज्यूम करके चल रहे थे कि हमारी जो यूनिट थी कितने रुपए की परचेज हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था हमारी जो यूनिट परचेज हो रही है वो 20 रुपये की यूनिट हो रही है। ठीक है ना, तो ऑर्डर साइज अगर आपने 2399 रुपये का लिया, 2399 यूनिट का लिया है, तो आपने परचेज तो सारी करी होंगी, नॉर्मल बात है। 48,000 यूनिट आपने परचेज करी है 20 रुपये के हिसाब से, तो आपकी जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 96 और 50। ठीक है, 9,60,000 रुपये की कॉस्ट हो जाएगी। ये जो 9,60,000 की कॉस्ट है वो यहाँ पर भी यही रहेगी इसी ऑर्डर साइज में, और EOQ में भी 9,60,000 ही रहेगी, क्योंकि परचेज कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर, और यहाँ पर भी 9,60,000 ही रहेगी। ठीक है, ऑर्डर साइज में परचेज कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ पर डिस्काउंट नहीं होता। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हमने लिखवाया था कि ऑर्डर साइज जो भी होगा उसे डिवाइड कर देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हमने लिखवाया था कि एनुअल डिमांड को डिवाइड कर देंगे ऑर्डर साइज से। वहाँ पर हमने EOQ लिया था क्योंकि वहाँ पर EOQ को हम ऑर्डर साइज समझ के चल रहे थे, और मल्टीप्लाई कर देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट से। अब यहाँ पर आपके पास एनुअल जो ऑर्डर साइज है वो है 48,000 डिवाइड बाय, और आप लेके चल रहे हैं 32399 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने, अब देखो आप अगर इसको निकालोगे तो आपका क्या बैठेगा, ये देखिए 48,000 को जब आप डिवाइड करोगे 2399 से, आप करके देखिए, तो आपका आएगा, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, 48,000 को जब आप 2399 से डिवाइड करते हो तो ये आएगा आपका 20.00083। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भाई 20 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब 21 ही होगा, क्योंकि आपको एक बार में कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, कितने ऑर्डर करने हैं, इतने ऑर्डर। तो इतने ऑर्डर करने हैं तो 20 ऑर्डर
और ये भी एक ऑर्डर हो गया, मतलब ये भी करना पड़ेगा आपको, है ना। टोटल ऑर्डर आपको कितने पड़ेंगे, 20 प्लस कुछ ऑर्डर और भी करने पड़ेंगे। कुछ का मतलब एक से कम, तो एक से कम तो हमारे पास ऑर्डर होते ही नहीं है, एक ही ऑर्डर होगा अगर होगा तो इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर कितने हो गए आपके पास, 21। ठीक है, आप यहाँ पर एज्यूम करके चलें कि आपके ऑर्डर कितने हो गए, 21, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे, ऑर्डरिंग कॉस्ट से। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है आपके पास, 120 रुपये। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं ना मैंने क्या करा, क्योंकि आप चाहो तो नॉर्मल तरीके से भी करोगे तब भी आपकी ये ऑर्डर साइज से वैल्यू ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि 21 हमारे ऑर्डर होंगे, तो 21 को हमने जब 120 से मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा 25-20। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था ऑर्डर साइज को डिवाइड कर देंगे 2 से, मल्टीप्लाई कर देंगे सी से। ठीक है, ऑर्डर साइज को डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सी, ये हमारा कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था। अब इसको भी अप्लाई करते हैं, तो ऑर्डर साइज है हमारे पास 2399 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट थी आपकी 2 रुपये, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2399। तो यहाँ पर तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, इसको और इसको आप ऐड करके लिख देना। तो लिख देते हैं हम ऐड करके, तो टोटल कॉस्ट आ गई है आपकी 964919। ठीक है, यहाँ पर ये आती है। इसमें क्या करते हैं, तो भाई यहाँ पर आपके पास टोटल था 48,000 डिवाइड बाय 2400 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि 120, तो देखते हैं कितने रुपए आते हैं। तो ये टोटल वैल्यू आपकी निकल के आएगी 2400 रुपये। ऐसे ही इधर भी देखिए क्या आएगा, 2400 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा 2400। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि EOQ पे हमेशा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या आती है, इक्वल आती है। तो देखिए यहाँ पर भी 2400 और यहाँ पर भी 2400 आ रही है, इक्वल अपने आप आ गया। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी आपके पास, इसको ऐड कर देते हैं हम। यहाँ पर आ रहा है आपका 9,64,800। इधर भी करते हैं हम, 48,000 को डिवाइड करेंगे आप 2401 से, तो देखो यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ कि 48,000 को आप अगर 2401 से डिवाइड करते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, आप खुद कैलकुलेटर पे करके देखिए। ये आपकी वैल्यू आती है 19.99, तो इसका मतलब हो गया 20 ऑर्डर आपको करने पड़ेंगे मिनिमम। तो इसका मतलब तो 20 हो गया और 120 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितना हो गया, 2400। ठीक है, और यहाँ पर भी आप 2401 को डिवाइड कर दोगे 2 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2401। तो टोटल आपका पैसा कितना लग जाएगा, टोटल कर देते हैं, यह आता है आपका 964801। ठीक है, तो देखिए इन तीनों ऑर्डर साइज को आप एनालाइज करिए कि तीनों ऑर्डर साइज में टोटल कॉस्ट क्या आई है आपके पास। तो टोटल कॉस्ट फर्स्ट वाले ऑर्डर साइज में यानी कि जो आपने EOQ से कम लिया था उसमें आ रही है 9,64,919 रुपये, EOQ में आ रही है 9,64,800 रुपये, और इसमें आ रही है आपकी 9,64,801 रुपये। तो अभी भी देख सकते हैं आप कि आपकी जो मिनिमम कॉस्ट है वो कौन से वाले ऑर्डर साइज़ पे कम आ रही है। तो यहाँ पर जो EOQ वाला ऑर्डर साइज़ है उस पर आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो EOQ है वो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही है, यानी कि बेटर ऑर्डर साइज़ है आपके लिए, कि आप अगर इस ऑर्डर साइज़ से यूनिट्स परचेज़ करते हो तो हमेशा आपकी जो कॉस्ट होगी वो कम होगी। ठीक है, तो देखा ना आपने कि मटेरियल चैप्टर के अंदर ये जो EOQ है कितना अहमियत रखता है। अगर आपको ये EOQ नहीं आता होगा तो आप अपनी कॉस्ट को कम कर ही नहीं सकते। ठीक है, आप सोचते रह जाएंगे कि आप कितना सामान परचेज करें, बट आप एक तरह से वेरीफाई नहीं हो सकते, प्रूव नहीं कर सकते किसी चीज़ को कि एग्जैक्टली ये इतने रुपए से ही कम बैठेगी या इतने रुपए से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में EOQ देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम EOQ से रिलेटेड एक क्वेश्चंस करेंगे, बट उससे पहले हम सीखेंगे टेबुलर मेथड। इसमें हम सिखाएंगे आपको कि डिस्काउंट अगर आपको मिलता है
तब आप मिनिमम ऑर्डर कैसे निकालें। भाई डिस्काउंट अगर मिलेगा तब भी तो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना पड़ेगा कि बेटर डिस्काउंट कहाँ पर होगा। आप ज़्यादा डिस्काउंट लेकर ज़्यादा सामान ले आएंगे तो स्टोरेज कॉस्ट वहाँ पर भी बढ़ जाएगी। तो नॉर्मल बात है कि EOQ वहाँ पर भी निकालना पड़ता है। तो वहाँ पर भी देखेंगे कि किस प्रकार से ऑर्डर साइज को निकाला जाए। ठीक है, तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम इसकी पूरी सीरीज़ बनाएंगे ताकि आपको मटेरियल चैप्टर पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।